हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पेपर सॉल्यूशन जो कि है 2019 का। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। व्हाट इज़ द बेबी फ्रेंडली कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन। Growth and development is a total process involving the child's entire life. All part of the child grow simultaneously. The child develop as a whole base physically, mentally, emotionally and socially. मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होगा कि जो चाइल्ड की पूरी लाइफ है उसके बारे में वो इन्वॉल्व रहेगी। देन उसका जो इमोशनल ग्रोथ होगा, फिजिकल ग्रोथ होगा, मेंटली कैसा होगा और सोशली वो बेबी कैसा होगा, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखा जाता है। सबसे पहले हम ग्रोथ को समझेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। द वर्ड ग्रोथ इज रेफर्स टू इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ग्रोथ मतलब यहाँ क्या हो रहा है, फिजिकल स्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रही है। जैसे इसे हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ये सब क्या आएगा, ये ग्रोथ में आएगा। It is measured by kilogram, inches, pound and centimeter. Although growth is a quantitative process. ये कौन सी प्रोसेस होती है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस होती है। तो ग्रोथ हम मेज़र कर सकते हैं। देन डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ग्रोथ क्या थी, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, मतलब इसमें फिजिकल ग्रोथ हो रही थी एंड डेवलपमेंट में फिजियोलॉजिकल ग्रोथ होगी। इट इज़ इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन टू यूज़ देयर बॉडीज़। इट इज़ अ क्वालिटी प्रोसेस, मतलब इसमें क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब जैसे सोशली, मेंटली जो भी बेबी का डेवलपमेंट रहेगा वो हम डेवलपमेंट में देखेंगे। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम इस चार्ट के थ्रू समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर आएंगे। तो दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला आएगा हेरिडेटरी। हेरिडेटरी वो जो बेबी को पेरेंट से मिला होगा, जो ट्रेट्स और जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से बेबी को मिलते हैं उसे हम हेरिडेटरी फैक्टर्स बोलते हैं। इन्वायरमेंटल क्या होगा, इन्वायरमेंटल मीन्स जो बेबी का इन्वायरमेंट रहेगा, जब बेबी मदर के वोम में रहेगा तब का इन्वायरमेंट, और अब वो बाहर जब आ जाएगा, जब वो बाहर के वातावरण में जिएगा रहेगा, तब उसका जो ग्रोथ एंड फैक्टर जिन चीज़ों से अफेक्ट होगा वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आएंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेरिडेटरी फैक्टर। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, वो फैक्टर, हेरिडेटरी ट्रेट्स आर द ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ चाइल्ड रिसीव फ्रॉम द पेरेंट्स थ्रू जीन। हेरिडेटरी ट्रेट्स क्या होंगे, वो फैक्टर्स होंगे या वो ट्रेट्स होंगे जो एक चाइल्ड को अपने पेरेंट्स से रिसीव होंगे। जैसे कि फिनोटाइप्स। अब फिनोटाइप्स क्या होगा, फिनोटाइप्स हम पढ़ते हैं, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which can be observed, for example morphology, development, biochemical और physiological properties and behavior। मतलब क्या है, ये कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रैट्स होगा जो एक ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व किया जा सकता है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी चेंज होना, उसके बायोकेमिकल चेंज होना या फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज होना। अब दूसरा हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स। मतलब जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो बेबी में हमें दिखाई देंगे, उसे हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स, जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इट इज़ ऑब्जर्व दैट पेरेंट्स ट्रेट्स एंड ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफ स्प्रिंग। मतलब ये क्या होते हैं, ये पेरेंट्स के थ्रू बेबी में जाते हैं और सर्टेन स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज सच एज हाइट, स्ट्रक्चर, फैटी टिश्यू, IQ etc। ये क्या होंगे, जैसे पेरेंट्स कितने इंटेलिजेंट है ये भी डिसाइड करता है कि बेबी कैसा रहेगा। पेरेंट्स के जो हाइट, वेट, जो भी फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो सारे भी रहेंगे कि अगर पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो बेबी भी लंबा रहेगा, या उसका ग्रोथ किस तरह डेवलप होगा। रेस क्या है,
रेस इज अ ग्रोथ पैटर्न वेरीज अमोंग डिफरेंट रेशियल ग्रुप, एग्जाम्पल अफ्रीकन एंड अमेरिकन। मतलब जो चिल्ड्रन जहाँ पैदा हुआ है, जो बच्चा जहाँ पैदा हुआ है, वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की कंडीशन या वहाँ का जीनोटाइप जैसा चल रहा है, बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी वैसा होगा। जैसे अफ्रीकन जो होंगे वो बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते, हार्ड होते हैं, उनका जो स्किन का टोन होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। देन अमेरिकन जो होते हैं उनका बॉडी इतना रिजिड नहीं होता है और स्किन टोन जो होता है वो फेयर होता है। तो ये रेस भी इस चीज़ को डिफाइन करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फैक्टर्स को। जेंडर कैसे ग्रोथ एंड फैक्टर्स को अफेक्ट करेगा, जैसे कि मेल बेबीज़ आर हेवियर एंड लॉन्गर एट बर्थ देन फीमेल बेबीज़ एंड इट इज़ कंटिन्यू टिल एडोलेसेंस। मतलब जो मेल बेबी होगा वो कैसा रहेगा, वो मेल बेबी हेवियर रहेगा फीमेल बेबी से। और जो इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, जैसे फीमेल बेबीज़ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्यूबर्टी के पहले ज़्यादा होता है और जो मेल बेबी रहता है उसका प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा जल्दी होता है। तो जेंडर भी एक ग्रोथ एंड फैक्टर को अफेक्ट कर सकता है। अब क्या हम देखने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होंगे, जब बेबी मदर के वोम में रहेगा तब का, और जब बेबी मदर के वोम से बाहर आ जाएगा। मतलब ये दो इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारे रहने वाले हैं। सबसे पहले प्री नेटल फैक्टर देखेंगे। प्री नेटल फैक्टर कंडीशन जब होगी जब बेबी मदर के वोम में रहेगा। प्री नेटल condition are a part of environmental climate in which the child develops. The influence of intrauterine environmental on the child future development is great. मतलब क्या प्रीनेटल कंडीशंस आर द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल क्लाइमेट्स, एक इन्वायरमेंटल क्लाइमेट्स का ही पार्ट है जब बेबी मदर के वोम में रहता है, या इंट्रायूटेराइन मीन्स जब बेबी मदर के वोम में है। फिर देखेंगे हम मैटरनल माल न्यूट्रिशन। अब ये कैसे प्रीनेटल फैक्टर जब बेबी मदर के वोम में, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तब कैसे अफेक्ट होगी। तो सबसे पहले इसका पॉइंट है मैटरनल माल न्यूट्रिशन। मैटरनल माल न्यूट्रिशन क्या होगा, डाइटरी इनसफिशिएंसी एंड एनीमिया लीड टू इंट्रायूटेराइन ग्रोथ। मतलब जो डाइटरी इनसफिशिएंसी रहेगी, रिटार्डेशन मतलब क्या होगा, जो डाइटरी इनसफिशिएंट मतलब जो मदर को और बेबी को एक हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए जितने न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होगी, अगर वो नहीं मिल पाए होंगे, उससे कम न्यूट्रिशंस रहेंगे, तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। जैसे एनीमिया अगर होगा, हीमोग्लोबिन लो होगा, तो उसके कारण ग्रोथ रिटार्डेड होगी। लो बर्थ वेट प्रीटर्म बेबीज़ हैव पुअर ग्रोथ पोटेंशियल इन लेटर लाइफ। अब मदर अगर माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड रहेगी, तो जो बेबी होंगे वो कैसे होंगे, लो बर्थ वेट बेबी होंगे और प्रीटर्म बेबीज होंगे, जिसके कारण उनके आगे की जो फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा पैदा होने के बाद का, वो अफेक्ट होगा। दोज चिल्ड्रंस आर यूजुअली हैविंग डिस्टर्बेंसेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेम वही। अब मैटरनल इलनेस क्या होगी, अगर मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी इन्फेक्शन हुआ होगा। मदर विद जेड एनीमिया, हार्ट डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, रीनल फेलियर में हैव फीटस विथ रिटार्डेड ग्रोथ। मतलब अगर मदर को कोई इलनेस होगी जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, रीनल फेलियर, तो ये क्या करेगा, बेबी के ग्रोथ को, जो बेबी इंट्रायूटेराइन कैविटी में डेवलप हो रहा होगा तब उसकी ग्रोथ को रिटार्डेड करेगा, कम करेगा या स्लो करेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव अनोमलीज लाइक प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम से प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो बेबी को अफेक्ट करेगा। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी या प्री एक्लेम्शिया मल्टीपल प्रेगनेंसी अफेक्ट फीटल ग्रोथ। RH इनकम्प्लेटेबिलिटी, पॉलीहाइड्रोमिनास, ओलिगोहाइड्रोमिनास ऑल्सो में अफेक्ट द फीटल ग्रोथ। मतलब जो भी सिचुएशंस या मैटरनल इलनेसेस रहेंगी प्रेगनेंसी के टाइम पे, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, या प्लेसेंटा की माल पोजिशनिंग हो गई, या प्री एक्लेम्शिया हो गया, जो सीजर डिसऑर्डर्स होते हैं मदर्स में, और एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी अफेक्ट करेगी। और बहुत फ्रीक्वेंट अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं, मिनिमम 3 इयर्स का गैप नहीं दे रहे हैं, तो वो भी एक माल न्यूट्रिशन कंडीशन में जाएगा और मैटरनल इलनेस कॉज करेगा। पॉलीहाइड्रोमिनास मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा
वो ज़्यादा हो गया, ओलिगोहाइड्रोमनाज में एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, तो वो बेबी की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। फिर हम देखेंगे माल पोजीशन। माल पोजीशन क्या होगा? माल पोजीशन में होगा, माल पोजीशन फीटस में एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द फीटस, मतलब बेबी की पोजीशन अगर सही नहीं है, जैसे नॉर्मल पोजीशन सेफेलिक होती है, अगर बेबी और कोई भी पोजीशन में डेवलप हो रहा है, या प्लेसेंटल कोड है जो बेबी के नेक के अराउंड हो गई है, या कहीं भी ऐसी जगह डेवलप हो गई है जो बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करे, तो माल पोजीशन ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट करेगी। मैटरनल इन्फेक्शन। अब मैटरनल इन्फेक्शन क्या होगा? उस सर्टन टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी इन्फेक्शन इंट्रायूटेराइन कैविटी के थ्रू बेबी तक पहुंचने का जो चांसेस होंगे, उसके थ्रू जो इन्फेक्शन बेबी को लग जाएंगे और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे, वो मैटरनल इन्फेक्शन में आएंगे। जैसे डिफरेंट इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन लाइक HIV, HBV, रूबेला वायरस में ट्रांसमिटेड ऑफ द फीटस वाया प्लेसेंटा। मतलब HIV, HBV, रूबेला वायरस, ये क्या प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंच सकते हैं और बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। मैटरनल सब्सटेंस अब्यूज़ क्या होगा? सब्सटेंस अब्यूज़ मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर के द्वारा कोई भी ऐसी चीज़ कंज्यूम करना जो चाइल्ड के लिए हेल्दी नहीं है, तो उससे भी बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। जैसे कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, स्मोकिंग ऑफ टोबैको च्यूइंग कॉजेज फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। मतलब उस टाइम पे अगर मदर ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन किया है, या स्मोकिंग या टोबैको लिया है, तो वो क्या करेगा? फीटल ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करेगा। और कोई भी ऐसे ड्रग्स लिए हैं जो बेबी के लिए हार्मफुल होंगे, जैसे इसमें एक ड्रग मेंशन किया गया है, इंटेक ऑफ सर्टेन ड्रग्स लाइक थैलिडोमाइड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोज कंजेनाइटल डिफेक्ट। मतलब ये ड्रग क्या करेगा? अगर ये ड्रग लिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो कंजेनाइटल डिफेक्ट होने के चांसेस होंगे। हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होंगे? हॉर्मोन्स लाइक थायरोक्सिन एंड इंसुलिन इन्फ्लुएंस द ग्रोथ, फीटल ग्रोथ। मतलब क्या है? हमारे इंसुलिन और थायरोक्सिन हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं, वो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को भी रिलीज़ करते हैं और बेबी के ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। अगर ये इनकी डेफिशिएंसी होगी तो ग्रोथ क्या होगी? रिटार्डेड होगी, और एक्सेसिव होगा तो ग्रोथ और ज़्यादा अफेक्ट होगी। द स्केलेटन मैचुरेशन ऑफ द फीटस। और ये इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी से रिटार्डेड द स्केलेटन मैचुरेशन ऑफ द फीटस। अब हम पढ़ने वाले हैं पोस्टनेटल फैक्टर। पोस्टनेटल क्या है? अभी हमने प्रीनेटल पढ़ा था। प्रीनेटल मतलब बेबी जब मदर की वूम में होगा, और तब उस टाइम पे जो फैक्टर बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे, वो हमारे होंगे प्रीनेटल फैक्टर। अब पोस्टनेटल फैक्टर। पोस्टनेटल फैक्टर पढ़ने वाले मतलब जब बेबी डिलीवर हो चुका है, अब बेबी बाहर के एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर रहा है और डेवलप हो रहा है, तो वहाँ कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो बेबी की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर पाएंगे। जैसे पोस्टनेटल ग्रोथ रेफर्स टू अ फिजियोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, बट इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय द फॉलोइंग मेजर फैक्टर। सबसे पहला होगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होगा? एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑल इसेंशियल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द फेज ऑफ रैपिड डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर प्रमोशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलना है बेबी को, हर तरह का न्यूट्रिशन। अगर बेबी को प्रोटीन, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जो भी मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जितनी की भी ज़रूरत होगी, वो अगर बेबी को सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा होगा, तो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। चाइल्ड विल माल न्यूट्रिशन, एनीमिया और विटामिन डेफिशिएंसी डेवलप ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, या एनीमिया होगा, या कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, तो ये क्या करेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रिटार्ड करेगा। अब ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या होगी? कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी। एक्सीडेंटल इंजरी, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में कॉज इम्पेयरमेंट इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब ग्रोथ हमारी जो हुई थी वो हमारी क्वांटिटेटिव में हो रही थी, और हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव प्रोसेस रहेगा। तो अगर ट्रॉमा हुआ किसी भी कारण से, अगर बेबी की बोन फ्रैक्चर हुई, हेड इंजरी हो गया, तो उससे क्या होगा? उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होगी।
दूसरा क्या है, साइकोलॉजिकल कोई भी अगर कंडीशन है जैसे कि अब्यूज़ और या फैमिली में कोई भी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं जिसके कारण बेबी का माइंड जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस होंगे वो डेवलपमेंट के टाइम पे अगर अफेक्ट हो रहे हैं तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट रिटार्डेड रहेगा। फ्रैक्चर ऑफ बोन में डैमेज द ग्रोइंग एपिफाइसिस एंड इंटरफेयर्स विथ स्केलेटन ग्रोथ। वही अगर फ्रैक्चर हुआ है बोन का तो उसका एपिफाइसिस डैमेज होगा जो स्केलेटन की ग्रोथ में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा। चाइल्डहुड इलनेस क्या, अगर बेबी जब छोटा है तब उसे कोई भी ऐसी इलनेसेस हैं जैसे कि हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, लीवर सिरोसिस, मैलिग्नेंसी, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर लीड टू ग्रोथ इम्पेयरमेंट। ये क्रॉनिक डिजीजेज अगर बेबी में है तो ऑब्वियस है कि उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो स्लो होगा या इम्पेयर्ड होगा। दूसरा क्या है, एक्यूट इलनेस लाइक ARI, डायरिया, रिपीटेड अटैक ऑफ इन्फेंट लीड द ग्रोथ इम्पेयरमेंट। अगर बेबी को बार बार एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है या डायरियाज के अटैक आ रहे हैं तो इससे क्या होगा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे या बॉडी की जो इम्यूनिटी रहेगी वो भी वीक होने लगेगी, तो उससे क्या है, बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। अब अगला है सोशियो इकोनॉमिक लेवल। सोशियो इकोनॉमिक लेवल मतलब क्या होगा कि बेबी जिस सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में पैदा हुआ है, पल बढ़ रहा है, वहाँ पे इकोनॉमिक हेल्थ के इकोनॉमी कैसी है, जैसे वहाँ पे लोगों के पास अपनी नीड्स पूरी करने के लिए पैसे हैं या कोई भी एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं। सेम इन्वायरमेंट बेबी की ग्रोथ एंड फैक्टर को अफेक्ट करेगा। जहाँ अच्छी इकोनॉमिक स्टेटस होगा वो बेबी को अच्छा ग्रोथ देगा, और जहाँ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी सी पुअर होगी वो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी। तो सोशियो इकोनॉमिक लेवल में क्या है, इट इज़ ऑब्वियस दैट हायर द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बेटर इज़ द न्यूट्रिशनल इंटेक। मतलब अब सेम सोशल इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो वो अच्छा न्यूट्रिशन भी लेंगे, वेल मेंटेन इन्वायरमेंटल हाइजीन होगा, और क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। और अगर सोशल इकोनॉमिक हेल्थ पुअर होगी तो ये सब रिवर्स हो जाएगा। दूसरा फैक्टर देखेंगे हम, कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा बेबी को, कोई कोई कल्चर जैसे कि उनके नॉर्म्स कुछ अलग होते हैं, उनके रिचुअल्स अलग होते हैं जो बेबी के कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन में इंटरफेयर्स कर सकते हैं। अब कल्चरल फैक्टर देखते हैं। कल्चर इन्फ्लुएंस द फिजिकल एंड साइको सोशल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। मतलब जो कल्चर क्या इन्फ्लुएंस करेगा, फिजिकल और साइको सोशल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंट फीडिंग टेक्निक्स डिपेंड ऑन द कल्चरल प्रैक्टिस। जैसे कोई कल्चर बोलता है कि मदर का मिल्क नहीं देना चाहिए, बाहर जो इसेंशियल बाहर के जो प्रोटीन्स होते हैं या काउ मिल्क अर्ली 6 मंथ्स में बेबी को देने लगते हैं, मदर का मिल्क नहीं देते, तो उससे क्या होगा, बेबी को डायबिटीज़ होने की चांसेस हो जाएंगे और उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। या किसी कल्चर में मानते हैं कि जो फीमेल चाइल्ड होती है उन्हें बचा हुआ खाना देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो अगर बच गया है तो पहले मेल बेबी को खाना देंगे। तो ये सब चीज़ें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। इमोशनल फैक्टर कैसे, इमोशनल फैक्टर जो होगा मतलब साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जिसमें इमोशनल फैक्टर क्या होगा, टेंडर लविंग केयर ऑफ पेरेंट्स। मतलब बेबी को प्रॉपर लव एंड केयर मिलेगा पेरेंट्स से, एडिक्वेट अटेंशन एंड गुड फैमिली इन्वायरमेंट इनहेंस साइको सोशल। मतलब क्या है, जो फैमिली में से उसको अच्छी अटेंशन मिलेगी और फैमिली वालों के आपस में भी एक अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। चाइल्ड फ्रॉम ब्रोकन फैमिलीज और ऑर्फन एज डू नॉट डेवलप द ऑप्टिमम लेवल। मतलब क्या है कि जो एक हेल्दी साइकोलॉजिकल फैमिली में बेबी डेवलप हो रहा होगा उसके कंपैरिजन में जो एक ऑर्फनेज या ब्रोकन फैमिली में डेवलप हो रहा होगा उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहेगा वो रिटार्डेड रहेगा। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट में हम देखने वाले हैं हाउसिंग, लिविंग कंडीशन, सेफली मेजर्स, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, सनशाइन, वेंटिलेशन, फ्रेश एयर, हाइजीन, सेफ वाटर सप्लाई etc. हैविंग डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या होगा,
जैसे कि हाउसिंग कंडीशन कैसी है, अगर वो कहीं स्लम एरिया में रह रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक या गंदगी है या अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस है, तो बेबी को फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन होंगे और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिटार्डेड होगा। सेम हाउसिंग कंडीशन अगर अच्छी है, बेबी की लिविंग कंडीशन अच्छी है, सेफ्टी मेजर्स अच्छे हैं, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, सनसाइन, वेंटिलेशन प्रॉपर है, तो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। प्ले एंड एक्सरसाइजेज भी होगा। कुछ पेरेंट्स अपने बेबी को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं आउटडोर प्लेज में फॉर अदर कंसर्न्स और जो भी रहता है उनका। उससे क्या होगा, जो बेबी की जो फिज़िकल ग्रोथ होगी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। बर्थ ऑर्डर ऑफ अ चाइल्ड, बर्थ ऑर्डर कैसे अफेक्ट करेगा? बर्थ ऑर्डर में अगर बेबी बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, जैसे 3 या 4 बच्चे हैं, तो फर्स्ट बेबी को उन्होंने केयर प्रोवाइड कर दी, फिर सेकेंड बेबी जो रहेगा, और अगर उनके बीच में प्रॉपर गैप भी नहीं है, अगर थर्ड बेबी भी हो गया है, तो जो फिर उनका अटेंशन कहाँ जाएगा? थर्ड बेबी के ऊपर आ जाएगा। और फिर जो बीच वाला मिडिल चाइल्ड रहेगा उससे बिल्कुल भी पेरेंटिंग अच्छी नहीं मिलेगी, या जो भी ग्रोथ के लिए इसेंशियल होते हैं वो सारे फैक्टर्स उसके कहीं ना कहीं अल्टर्ड होंगे। इंटेलिजेंस होंगे, अगर पेरेंट्स और फैमिली का इंटेलिजेंस अच्छा होगा तो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी उसी तरह होगी एक अच्छे आईक्यू के साथ। सेम बेबी का इंटेलिजेंस अगर सही होगा, अच्छा होगा, अगर बेबी रिटार्डेड हुआ है या लो आईक्यू है तो बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उससे भी अफेक्ट होगा। अब हमारा क्वेश्चन सी क्या था फर्स्ट का, बेबी फ्रेंडली कॉन्सेप्ट। अब बेबी फ्रेंडली कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेबी फ्रेंडली कॉन्सेप्ट, बेबी फ्रेंडली इज baby friendly concept, baby friendly initiative was launched in 1992 in India। मतलब बेबी फ्रेंडली कॉन्सेप्ट क्या था? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट था जिसको 1992 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ पार्ट ऑफ इनोसेंटी डिक्लेरेशन ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। सेम वही ब्रेस्ट फीडिंग के लिए 10 स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड बाय कोड ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ WHO एंड यूनिसेफ। मतलब WHO और यूनिसेफ के थ्रू 10 स्टेप्स दिए गए थे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है? रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग, रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग। सेकेंड है ट्रेनिंग ऑल हेल्थ केयर स्टाफ, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो टेक्निक्स या ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जो भी हेल्थ केयर स्टाफ बताएंगे वो ट्रेंड होने चाहिए, उन्हें है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, और कितनी बार बेबी फीड कर रहा है ये इसका रिटर्न रिकॉर्ड रखना चाहिए। इन्फॉर्म ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब सारी ही प्रेग्नेंट वुमेन को पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है और वो कैसे ब्रेस्ट फीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करके बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। शो मदर हाउ टू ब्रेस्ट फीड, उनको डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं कि ब्रेस्ट फीड कैसे कराना है, उन्हें कौन सी सही पोजीशन होती है। शो मदर हाउ टू ब्रेस्ट फीड। हाँ, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स बेबी को 6 मंथ तक सिर्फ माँ का दूध ही देना है, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं देना है। तो उस एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स बताना है, रूम इन प्रैक्टिसेस के बारे में मदर्स को बताना है, एंकरेज ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एंकरेज करना है, और कोशिश करना है कि कोई भी आर्टिफिशियल ट्रीट्स या पेसिफायर्स ना दे। फोस्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट्स, और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सपोर्ट भी एस्टेब्लिश करें। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। डिफाइन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन? ये एक कंडीशन होती है जिसमें प्रोटीन और कैलोरी का जो बेबी में लेवल होता है वो अल्टर्ड हो जाता है या माल नरिश्ड हो जाते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। अब हम देखेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी either because of dietary intake of these two nutrients or less than required for normal growth or development, because the need of growth are greater
कैन बी सप्लाइड बाय व्हाट अदरवाइज वुड बी एडिक्वेट इनटेक। मतलब क्या है कि ये दो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अगर नहीं मिल रहे हैं या अल्टर्ड है तो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होगी। कौन से दो न्यूट्रिएंट्स है? प्रोटीन एंड एनर्जी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन और एनर्जी कंज्यूम करना भी बेबी की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं होता है, और कम अमाउंट में जो बेबी को रिक्वायरमेंट है उससे कम अमाउंट में मिलना भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में आता है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? नेल्सन। 8th एडिशन में इसे लिखा गया था। सेकेंड डेफिनेशन हम देख रहे हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की, जो है WHO ने दी है। WHO ने क्या बताया प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज अ रेंज ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन। मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक रेंज होती है किसकी? पैथोलॉजिकल कंडीशन की, जो किस चीज़ के कारण अराइज हो रही है? फ्रॉम द लैक ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज इन वेरिंग प्रोपोर्शन ओकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। मतलब ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई है जो सही प्रोपोर्शन में प्रोटीन और एनर्जी नहीं मिलने के कारण बेबी जो यंग इन्फेंट्स होते हैं और चिल्ड्रंस होते हैं उनमें देखी जाती है। अब कॉजेज़ क्या होंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के? तो इसके कॉजेज़ दो दिखाए गए हैं इसमें, प्राइमरी कॉजेज़ एंड सेकेंडरी कॉजेज़। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी कॉजेज़। प्राइमरी कॉजेज़ क्या होगा? जो प्राइमरली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कॉज करते हैं या एनर्जी या प्रोटीन का लेवल अफेक्ट करते हैं, उसे प्राइमरी कॉजेज़ कहते हैं। जैसे पेरीनेटल फैक्टर्स। पेरीनेटल फैक्टर्स मतलब एज, लो बर्थ वेट बेबी, बेबी की एज और लो बर्थ वेट बेबी भी प्रोटीन एनर्जी माल नरिश्ड हो सकता है। डाइटरी फैक्टर्स। डाइटरी फैक्टर्स क्या? अर्ली सेसेशन और प्रोलॉन्ग कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब बहुत जल्दी ब्रेस्ट फीड को स्टॉप कर देना या बहुत लंबे टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग देना भी बेबी में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कोज कर सकता है। मल्टीपल जेस्टेशन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कोज कर सकते हैं। लैक्टेशनल फेलियर कोज कर सकता है। पुअर मैटरनल हेल्थ। अगर मदर की मैटरनल हेल्थ भी पुअर है तो बेबी को सही तरह से फीडिंग नहीं करा पाई है, ये जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए थे बेबी को अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग में तब नहीं मिल पाए हैं। सोशल फैक्टर्स क्या होंगे? सोशल फैक्टर मतलब कस्टम्स, इलिटरेसी, स्पेसिंग लेस देन 3 years, इंट्रा फैमिली डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फूड, पुअर सैनिटेशन कंडीशन। सेम चीज़ें अल्टर्ड होगी अगर तो बेबी में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि कस्टम्स, इलिटरेसी, स्पेसिंग लेस देन 3 चाइल्ड्स, ये सब अफेक्ट करेंगे बेबी के न्यूट्रिशन लेवल को। इकोनॉमिक फैक्टर क्या होगा? मतलब पोवर्टी, इनएसेसेबल इनएडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज बेबी में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कोज करेंगे। सेकेंडरी कोजेस क्या होंगे? अगर बेबी को कोई इन्फेक्शन हुआ है ना, इन्फेक्शन से क्या होगा? माल न्यूट्रिशन। मतलब बार बार बॉडी की इम्यूनिटी उस चीज़ से लड़ रही है इन्फेक्शन से, तो बेबी की बॉडी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो रही, लेकिन बेबी उतना कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? माल न्यूट्रिशन कोज होगा। अब सेम माल न्यूट्रिशन की कंडीशन अगर आ जाएगी तो इन्फेक्शन और बार बार फ्रिक्वेंटली होने लगेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? इन्फेक्शन साइकिल। मतलब पहले इन्फेक्शन, फिर माल न्यूट्रिशन, फिर इन्फेक्शन साइकिल ऐसी चलती जाएगी। ये क्रॉनिक वॉमिटिंग के कारण भी हो सकता है, या कंजेनाइटल डिजीज़ और सीरियस ऑर्गेनिक डिजीज़ के कारण भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कोज हो सकता है। अब क्या देखेंगे हम? मैनेजमेंट देखेंगे। अब हमें कैसे प्रोटीन और एनर्जी माल न्यूट्रिशन को मैनेज करना है। सबसे पहला होगा डोमिसिलरी मैनेजमेंट और दूसरा होगा मेडिकल मैनेजमेंट। डोमिसिलरी मैनेजमेंट में क्या होगा कि अगर किसी बेबी को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हुआ है तो उसको घर पे ही कैसे ठीक किया जा सकता है। तो हम पढ़ते हैं डोमिसिलरी मैनेजमेंट। चाइल्ड विद माइल्ड और मॉडरेट माल न्यूट्रिशन विदाउट एनी इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन कैन बी मैनेज एट होम। मतलब जो बेबी है अगर उसको माइल्ड और मॉडरेट माल न्यूट्रिशन हुआ है और कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है तो इससे क्या होगा? कॉम्प्लिकेशंस होने के कम चांसेस होंगे और बेबी को
होम लेवल पर ही मैनेज किया जा सकेगा। फॉलो ऑल टेबल नेसेसरी इंस्ट्रक्शन रिलेटेड द डाइटरी मैनेजमेंट एट होम। मतलब कोई भी जो सही इंस्ट्रक्शंस होंगे हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा जो प्रोवाइड किए जाएंगे उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है घर पर, और बेबी की डाइट में वो चीज़ें ऐड करनी है और उसको मैनेज करने की कोशिश करना है। दूसरा क्या होगा, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन देना है, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करना है और उस जो भी डाइट है उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट करना है। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट डाइट अकॉर्डिंग द चाइल्ड्स नीड। अप्रोप्रिएट डाइट देना है बेबी की नीड के अकॉर्डिंग। आंगनवाड़ी वर्कर शुड बी सुपरवाइज एंड प्रोवाइड गाइडेंस बाय रेगुलर होम विजिट एंड इवोल्यूएट द वेट गेन। मतलब क्या है, जो लोकल लेवल पे आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं जो बेबी के होम से कनेक्टेड होते हैं, वो जाके वहाँ पे गाइडेंस दे, सुपरवाइज करे उन्हें और रेगुलर होम विजिट करे कि बेबी के वेट में कोई भी चेंज हुआ है या नहीं, बेबी का वेट बढ़ रहा है या नहीं। अब ये तो हो गया होम लेवल पे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज करना है। अब दूसरा क्या है, मेडिकल लेवल पे। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब हॉस्पिटल में किस तरह हम माल न्यूट्रिशन को मैनेज करते। देयर आर 3 phases ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन हॉस्पिटल। मतलब इसकी 3 phases होती हैं हॉस्पिटल में माल न्यूट्रिशन को मैनेज करने के लिए। सबसे पहली होगी इनिशियल ट्रीटमेंट, मतलब स्टार्टिंग के 1 to 7 डेज तक क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। रिहेबिलिटेशन मतलब बेबी एक बार लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बाहर आ गया है, बस उसे अपनी नॉर्मल बैक टू लाइफ में वापस हमें लाना है, उसके वेट को नॉर्मल करना है, ये रिहेबिलिटेशन में आएगा। ये 2 से 10 दिन या 2 से 7 दिन की फेज़ होती है। फॉलो अप मीन्स बेबी अगर माल न्यूट्रिशन में ग्रो कर रहा है कि हाँ उसका वेट नॉर्मल होने लगा है, तो हमें बेबी को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, हमें फॉलो अप पे रखना है ताकि बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हमें पता चल सके। अब हम देखेंगे सबसे पहले इनिशियल ट्रीटमेंट 1 to 7 डेज। ये कब होता है, जब बेबी ऐसी सिचुएशन में हॉस्पिटल में आता है जब उसकी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस आर आइडेंटिफाइड एंड ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल। रेसिडेंशियल केयर फैसिलिटी स्पेसिफिक डेफिशिएंसी आर करेक्टेड एंड मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटी आर ट्रीटेड, द फीडिंग इज बिगन। सबसे पहले तो क्या होगी, इसकी लाइफ थ्रेटनिंग जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे उसे मैनेज किए जाएंगे। देन उसकी स्पेसिफिक कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो फाइंड करके उसे करेक्ट किया जाएगा, और जो बेबी में मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज़ चल रही है उन्हें ट्रीटेड करके बेबी अगर ओरली फीडिंग कर सकता है तो उस फीडिंग को शुरू किया जाएगा। अब हम देखेंगे सबसे पहले फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगी। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, शॉक की कंडीशन में होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहले इम्बेलेंस्ड हुए रहते हैं। तो सबसे पहले फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करना है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन F75 इफ़ सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या है, अगर बेबी ओरली टॉलरेंस है, अगर ओरली ले सकता है फ्लूइड तो हमें ओरली रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देना है, लेकिन अगर बेबी ओरली इंटॉलरेंस है तो फिर हमें आईवी फ्लूइड शुरू करना है। और साथ ही में बेबी के लिए ये भी चेक करना ज़रूरी है कि बेबी ओवर हाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है। अगर हम आईवी फ्लूइड्स भी दे रहे हैं तो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में ही बेबी को आईवी फ्लूइड्स कैलकुलेटेड अमाउंट में ही देना है। हाइपोग्लाइसेमिया क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब बेबी में वैसे ही प्रोटीन एनर्जी की कमी है, तो बेबी कहीं हाइपोग्लाइसेमिया मतलब लो ग्लूकोज लेवल से तो सफ़र नहीं कर रहा है, तो ग्लूकोज भी चेक करके अगर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है, लो ग्लूकोज लेवल है बॉडी में, तो 10% ग्लूकोज इंट्रावेनसली दिया जाएगा अगर बेबी अनेबल टू फीड है। अगर मुंह से कुछ लेकर मतलब ओरल इंटॉलरेंस है या मुंह से कुछ खा पी नहीं पा रहा है तो। सेकंड क्या होगा, प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, हाइपोथर्मिया होता है जो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो उसे हम हाइपोथर्मिया की कंडीशन बोलते हैं। सबसे पहले उसमें टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे। अगर हाइपोथर्मिया कोई इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स देंगे, जो प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक होगी वो एडमिनिस्टर करेंगे, और फिर KMC
देंगे। KMC क्या होता है? कंगारू मदर केयर, जो बेबी के लिए एसेंशियल होती है, जो लो बर्थ वेट बेबी या प्रीटर्म बेबी होते हैं। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, अगर बेबी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो उसमें स्टार्ट रिहाइड्रेशन थेरेपी, ORS वगैरह की थेरेपी शुरू करेंगे अगर ओरली टॉलरेंस है तो। फिर क्या करेंगे? अगर बेबी में कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन है तो एम्फेरिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, जैसे कि अमोक्सिसिलिन, जेंटामाइसिन इफ साइन ऑफ सेप्सिस। अगर बेबी के ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन के साइंस दिख रहे हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन शो कर रही है, तो हम क्या करेंगे? जो भी प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक मेडिसिन होंगी वो देंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स क्या होंगे कि हमने प्रोटीन एनर्जी को बैलेंस कर लिया, रिहाइड्रेशन को बैलेंस कर, हाइपोथर्मिया को कर दिया, हाइपोग्लाइसेमिया को कर दिया, इन्फेक्शन कंट्रोल कर लिए। लेकिन जो माइक्रो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, जितने भी विटामिन्स होते हैं, प्लस जो हमारे इसेंशियल मिनरल्स होंगे, वो सब बैलेंस करना भी उतना ही इसेंशियल होगा बेबी की ग्रोथ के लिए। विटामिन ए देंगे, मल्टीविटामिन्स देंगे, जिंक, आयरन यूजुअली डिफर अंटिल रिकवरी फेज। ये सारी चीज़ें हम बेबी की नीड्स के अकॉर्डिंग बेबी को प्रोवाइड करेंगे। डाइट बिगन्स या फीडिंग शुरू करेंगे कब? जब बेबी ओरली डाइट को ले पाए। वो डाइट कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले उसका कंपोजिशन में लो प्रोटीन, लो कैलोरी और इजी टू डाइजेस्ट फूड देंगे। पहले स्मॉल अमाउंट में फीड कराएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंटली कराएंगे, जैसे थोड़ा थोड़ा खाना देंगे पर बार बार देंगे। अब सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे रिहेबिलिटेशन, मतलब हमने बेबी को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचा लिया। जिंदगी और मौत के बीच से जो बेबी जूझ रहा था उसे हमने सेव कर लिया है, बेबी सेफ है। अब बेबी के लिए क्या करना है? रिहेबिलिटेट करना है कि बस अब उसका वेट बढ़ने लगे और बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो इसमें रिहेबिलिटेशन में हम देखेंगे, ये रिहेबिलिटेशन जो होती है 2 से 6 दिन की प्रोसेस होती है। इंटेंसिव फीडिंग इज़ इनिशिएट टू रिकवर मोस्ट ऑफ द लॉस्ट वेट, मतलब इसकी इनिशिएटिव फेज में हम क्या करेंगे? जो बेबी का वेट लॉस हुआ है, जो इमोशनल फिजिकल स्टिमुलेशन आर इंक्रीज, मतलब इनिशिएटिव फेज में क्या होगा? बेबी अगर शॉक की कंडीशन में होगा, अनकॉन्शियस होगा, तो उसके इमोशनल और फिजिकल स्टिमुलेशन भी डिस्टर्ब होंगे। लेकिन हमने उसे ठीक कर लिया है, अभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जैसा नहीं है, कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। तो रिहेबिलिटेशन में हम करेंगे कि उसका वेट बढ़े और उसकी इमोशनल और फिजिकल स्टिमुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो। द मदर और केयर गिवर इज ट्रेंड टू प्रोवाइड केयर एट होम, जो मदर और जो केयर गिवर है उनको ट्रेंड करेंगे उस टाइम पे कि आपको बेबी को इस तरह फीड कराना है और ये चीज़ें फीड करवाना है, जिससे क्या होगा? बेबी का वेट बढ़ने लगेगा। और प्रिपरेशन करेंगे बेबी के डिस्चार्ज की। अचीव कैचअप ग्रोथ, इमोशनल एंड फिजिकल स्टिमुलेशन देखेंगे, प्रिपेयर फॉर डिस्चार्ज, इम्यूनाइजेशन एंड प्लानिंग फॉलोअप, और फॉलोअप का प्लान करेंगे। थर्ड जो स्टेप रहेगी वो क्या रहेगी? वो रहेगा हमारा फॉलोअप। फॉलोअप में क्या होगा? आफ्टर डिस्चार्ज न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशंस एंड केयर इज कंटिन्यू एट होम अलोंग विद द फॉलोअप विजिट एज रेगुलर इंटरवल 6 वीक टू 6 मंथ। इसमें क्या होगा? डिस्चार्ज के बाद जो न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशंस रहेंगे उसमें केयर को कंटिन्यू रखना है होम लेवल पे, और रेगुलर फॉलोअप के लिए पेशेंट को, बेबी को और मदर को, जो फैमिली है उनको इंकरेज करना है कि वो रेगुलर फॉलोअप ले 6 वीक टू 6 मंथ के इंटरवल में।